नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। चुनावी सरगर्मी के बीच नड्डा फिर से आ रहे हैं। मिशन पर 2023 है और भाजपा के लिए सत्ता में वापसी की अग्नि परीक्षा। अमित शाह और फिर नड्डा। मंशा बीजेपी ने साफ कर दी कि अब तेवर भी आक्रामक होंगे और रणनीति भी खास होगी। नड्डा के इस दौरे की बारीकियों को समझना बेहद जरूरी है। वह इसलिए क्योंकि प्रदेश में सेंट्रल एजेंसियां लगातार दबिश दे रही हैं। भाजपा अब कांग्रेस के कुछ जख्म को कुरेद कर अपनी आक्रामकता का एहसास भी करा रही है। और तीसरी अहम बात यह है कि कांग्रेस के लिए कुछ अंदरूनी मतभेद चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। हमारा इशारा टीएस सिंहदेव की तरफ है। जाहिर है इन उलझन और तल्ख मिजाजी के बीच नड्डा का यह दौरा कुछ खास वजहों की तरफ इशारा तो जरूर कर रहा है। तो क्या इस बार नड्डा कुछ ऐसा मंत्र देकर जाएंगे जो बीजेपी की चुनावी तैयारियों में संजीवनी का काम करेगा? क्या नड्डा के दौरे के बाद तैयार हो जाएगा बीजेपी का मिशन मूड, या फिर कुछ अंदरूनी हलकों से जो खबर आ रही है कि कांग्रेस के कुछ नेता बीजेपी के साथ हैं या होना चाह रहे हैं, उनके लिए कुछ नड्डा इशारा इस दौरे में कुछ खास कवायद करने की तैयारी में? हम चर्चा कई अहम मुद्दों पर एक साथ करने की कोशिश करेंगे और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले चलिए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पक्ष ने और क्या कुछ कहा विपक्ष ने इस पूरे मसले को लेकर। ये नेता जाते हैं, फिर दिल्ली में बैठक होती है और हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को फिर गरियाने का काम होता है। तो एक बार फिर से उसकी पुनरावृत्ति होगी। अब इसके मायने आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 2023 में अपनी सरकार बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, दृढ़ संकल्प है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। भूपेश बघेल की भ्रष्ट, निकम्मी, कामचोर, झूठ बोलने वाली, सबको ठगने वाली माफिया सरकार को जनता उखाड़कर फेंकेगी और उसके लिए संघर्ष करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी बस्तर के दौरे पर आ रहे हैं। तो सुना आपने क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नड्डा के दौरे को लेकर, क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हमारे जगदलपुर के संवाददाता प्रशांत गजभिये मौजूद हैं। हमारे साथ ईवी मुरली साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं रायपुर स्टूडियो से, वो मौजूद हैं। अजय साहू जी मौजूद हैं, वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। हमारे साथ मुकेश शर्मा जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं। सबसे पहले हम जगदलपुर आपको लिए चलता हूं। जगदलपुर में हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं प्रशांत गजभिये, वो मौजूद हैं। प्रशांत, पहला और सीधा सवाल, नड्डा क्यों आ रहे हैं? प्रशांत। देखिए, बस्तर एक ऐसी जगह है, बस्तर की 12 विधानसभा एक ऐसे विधानसभा है जहां से छत्तीसगढ़ प्रदेश में अगर सरकार बनानी है तो वहां से द्वार खुलता है, ये राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है। और मिशन 2023 का आगाज भी जो है बस्तर से ही भाजपा कर रही है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद यहां पर पहुंचने वाले हैं। एयरपोर्ट 11 से 12 बजे के बीच का समय बताया जा रहा है कि वो पहुंचेंगे और सबसे पहले अगर बस्तर कोई आ रहा है, कोई बड़ा नेता आता है तो वो माँ दंतेश्वरी के दर्शन करता, आशीर्वाद लेता, उसके बाद ही फिर दूसरे काम होते हैं। तो सबसे पहले माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो तैयार हो रहा है केंद्र सरकार की योजना है डिमरापाल में, वहां पे वो मुआयना करेंगे और उसके बाद जो कोर बैठक है कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ, वो बैठक लेंगे और बैठक के बाद जो है एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। और साफ स्पष्ट है कि जिस तरीके से भाजपा के पास एक भी सीट नहीं है 12 विधानसभा में बस्तर के, तो कहीं ना कहीं खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन चुनाव बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि जिस तरीके से माहौल तैयार है, आरक्षण और धर्मांतरण का जो मुद्दा हावी है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस मामले को लेकर गंभीरता से ले रहे हैं। और इस बीच में कहीं ना कहीं सर्व आदिवासी समाज वोट काटने के लिए बैठा हुआ है, तो किसका वोट कटेगा ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन कहीं ना कहीं जेपी नड्डा जो है कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि 2018 में हमने देखा था कि कार्यकर्ताओं की निरस्ता और कार्यकर्ता कहीं ना कहीं काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। और 12 विधानसभा सीटों में से 2018 में 11 कांग्रेस ने जीती थी और वहीं उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में दंतेवाड़ा की सीट भी कांग्रेस ने जीत ली थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पाले से हट गई थी। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि अगर सरकार बनाना है तो सबसे पहले ये आदिवासी सीटों को में यहाँ पर। धन्यवाद प्रशांत, मैं आऊंगा आपके पास। मैं सीधा चलता हूं भारतीय जनता पार्टी के पास। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए। मुकेश शर्मा जी, अमित शाह फिर जेपी नड्डा, आप लोग चुनावी मोड पर आ गए हैं ना? मानते तो आप लोग हैं नहीं। हम बार बार पूछते हैं कि जब अब बीजेपी क्या चुनावी मोड पर आ गई, लेकिन आप मानते नहीं है। क्या समझा जाए नड्डा के दौरे के मायने? और सीधा और सटीक सवाल, इस चर्चा जो आप आ रहे हैं नड्डा, इसमें चर्चा क्या होगी ये बताइए। देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी
अपने संगठन का लगातार कार्यक्रम चलते रहता है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का एक लोकसभा प्रवास अभियान चल रहा है। इस अभियान के तहत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी बस्तर आ रहे हैं, और चूंकि 2023 में छत्तीसगढ़ का चुनाव है तो निश्चित रूप से विजय संकल्प को लेके कार्यकर्ताओं को एक विजय मंत्र कैसे कांग्रेस की यहाँ ऐसा सरकार जिसमें हर वर्ग नाराज है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना है और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में फिर से बने। चर्चा क्या होगी मुकेश जी, ये बताइए ना, ये तो बड़ा भाषण है, ये है चर्चा क्या होगी आप उसमें जो बैठक होने वाली, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, नेताओं के साथ बैठक है? निश्चित रूप से 2023 में यहाँ जो चुनाव मैं बता ही रहा हूँ, 2023 में यहाँ चुनाव है और उस चुनाव के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार सरकार की नाकामियों को, सरकार के वादा खिलाफी को, सरकार के झूठ को लोगों तक ले जाने का काम कैसे करना है और कैसे कार्यकर्ता लोगों को ये बताएं कि वास्तव में आपको जो वादे किए गए थे वो पूरे किए नहीं गए हैं। ये हम भी बोल रहे हैं और स्वयं सरकार के अंदर में बैठे हुए एक वरिष्ठ मंत्री का भी बयान है कि कहीं ना कहीं सरकार के अंदर में रह के काम नहीं हो रहा है। तो निश्चित रूप से बस्तर के क्षेत्र में हमारे आदिवासी भाई भी लगातार नाराज चल रहे हैं सरकार से, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है। ये इस वातावरण में ठीक। मुरली साहब, ये बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं मुकेश शर्मा जी, क्या यही उद्देश्य है? क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है और वो दूसरा पहलू ज्यादा रोचक ऐसा मुझे लगता है। जी मुरली साहब। आदित्य जी, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है तो और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी है वो देखकर नहीं लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से तैयार है। तो शायद मुझे लगता है कि चुनाव गियर में डालने के लिए और संगठन को मजबूत और तैयार करने के लिए शायद नड्डा जी का ये जो विजिट है ये काम आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में जो मुकाबला है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस भूपेश बघेल है, कांग्रेस संगठन से भी मजबूत और बड़ा चेहरा हो गया है आज के समय में भूपेश बघेल का। तो मुझे लगता है कि भूपेश बघेल के चेहरे को पार पाना बहुत आसान नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो ये नड्डा का ये जो चुनाव से पहले का ये जो आना है, बस्तर से शुरुआत करना है, मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव के लिए संगठन को तैयार करना, नेताओं को तैयार करना और कांग्रेस को मुकाबला देने के लिए भारतीय जनता पार्टी को क्या रणनीति बनानी है उसकी तैयारी के जायजा लेने के लिए शायद जेपी नड्डा साहब यहां पहुंच रहे हैं। जी अजय जी, अमित शाह का दौरा कोरबा में, वहां आपकी सांसद है ज्योत्सना महंत, नड्डा जी आ रहे हैं बस्तर, वहां से सांसद हैं आपके दीपक बैज। कांग्रेस है कहां? लगातार चुनावी तैयारियों पर बीजेपी नजर आ रही, कहीं ज्यादा अति आत्मविश्वास में तो नहीं आ गए आप लोग? देश जोड़ो, हाथ जोड़ो, क्या तैयारी कहीं नजर आ रही कांग्रेस की चुनाव के लिए? अजय जी। देखिए आदित्य जी, कांग्रेस पार्टी की तैयारी पूरी है। लगातार जिस तरीके से भेंट मुलाकात के कार्यक्रम चल रहे हैं, भेंट मुलाकात के बारे में बता दूं, इस देश के इकलौते मुख्यमंत्री हैं माननीय भूपेश बघेल जी, जो अपने राज्य के सभी विधानसभाओं में जाकर के वहां पे ग्राउंड जीरो में क्या चीजें चल रही हैं उसका आकलन कर रहे हैं, रात रुक रहे हैं। इससे पहले इस देश के इतिहास में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो अपने राज्य की सभी कॉन्स्टिट्यूंसियों में जाकर के इस तरीके के कार्यक्रम को किया हो। तो हमारी तैयारी तो हर रोज चल रही है, सरकार लगातार काम कर रही है, मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। लेकिन बात यहां पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस्तर आ रहे हैं यहाँ, और बस्तर में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक भी खाता नहीं खुला है। शायद एक आध विधायक थे इनके, और उनके उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। 15 वर्षों तक इनकी सरकार रही है। डॉक्टर रमन सिंह विकास पुरुष और विकास यात्राएं निकालने में माहिर थे, बसों में घूमते थे और हाथ दिखाते हुए चले जाते थे। लेकिन इन 15 वर्षों में बस्तर के लोगों के साथ क्या हुआ, ये बस्तर के जो लोग हैं वो भूले नहीं है। चाहे झीरम घाटी की बात कर लो, झरियामारी कांड की बात कर लो, मड़कम हिड़मे के फेक एनकाउंटर की बात करें, या सोनकू और पैकू की बात करें जो 8वीं में पढ़ने वाले बच्चे थे, वो अपने बुआ के घर जाते हैं और उन्हें नक्सली बता करके मार दिया जाता है। और जब न्याय दिलाने के लिए वहां की विधायक
उनको लेकर के जाती है तो वहां की विधायक के ऊपर अपहरण करने का मामला बना दिया जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को बस्तर के लोगों को देना होगा। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर नड्डा जी आ रहे हैं तो अपने समय में जो कार्य हुए हैं, जो कृत्य इनकी सरकार के समय में हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में स्कूलें बंद कर हुई हैं, इन सारी चीजों के लिए बस्तर की जनता से, बस्तर के आदिवासी भाइयों से उनको माफी मांगनी चाहिए और बताना चाहिए कि हमसे क्या क्या गलतियां हुई। लोहांडीगुड़ा का बस्तर की बात हो और लोहांडीगुड़ा का जिक्र ना आए, आदिवासियों की जमीन को किस तरीके से षड्यंत्र पूर्वक अपने पूंजीपति मित्रों को देने का काम किया था। 1700 एकड़ जमीन को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने के बाद इस विश्व के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी ने उद्योगपतियों से उस जमीन को लेकर के वापस आदिवासियों को देने की बात की। शर्मा साहब, नड्डा को आने की जरूरत क्या पड़ रही है? क्या मतलब है अमित शाह के आने का? सेंट्रल एजेंसियां तो है ना आपके लिए, सेंट्रल एजेंसियां हैं, लगातार काम कर रही हैं। कहा भी जाता है, मुख्यमंत्री कहते भी हैं कि पाकिस्तान की टीम की तरह एम्पायर भी साथ में होते हैं, मतलब सेंट्रल एजेंसियां भी साथ में होती। फिर रणनीति की जरूरत क्या है? झीरम मामला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि एनआईए है, ईडी है, इनको निर्देश देने के लिए? क्योंकि मैं बहुत दिन से सोशल मीडिया में देख रहा हूं, नड्डा आ रहे हैं तो उसमें अलग अलग के कमेंट हैं कि एनआईए को निर्देश देने आ रहे हैं, ईडी को और सक्रिय करने के लिए आ रहे हैं। क्या कहेंगे शर्मा साहब? आदित्य जी, माननीय जेपी नड्डा जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे संगठन के कार्यक्रम लगातार चलते रहते हैं। अब आप बात करें झीरम की, कांग्रेस के प्रवक्ता भाई भी बात कर रहे थे झीरम की, तो झीरम के जांच को लगातार टाला क्यों जा रहा है? फिर 6 महीना उसका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया। कहां तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते थे कि मैं झीरम के सबूतों को जेब में लेके घूम रहा हूं, अब झीरम की बात आ रही है तो उसके जो जांच के लिए समिति बनाई गई है उसके कार्यकाल को लगातार बढ़ाया क्यों जा रहा है? और बस्तर के अंदर में आप देखिए कि ये 2 चीजें अभी जो चल रही है, धर्मांतरण को लेकर आंदोलित है पूरे आदिवासी समाज, और दूसरी तरफ उनका जो अधिकार छीना गया है, उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में 32% आरक्षण हमारे आदिवासी भाइयों को मिलता रहा है। आज कांग्रेस की सरकार आई तो उसमें कटौती हो गई और वो आरक्षण उनको नहीं मिल रहा है। चाहे कारण जो भी हो, ये गंभीर थे नहीं उस विषय में, अब वो आरोप लगाते रहे क्योंकि इनको जब जब ऐसा लगता है ठीक है शर्मा साहब जी, कोई कमी रही है तो ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर में थोप देते हैं, तो आरक्षण उनको मिल नहीं पा रहा है और आदिवासी जनता नाराज है। जी जी जी, पूरा हर वर्ग के लोग नाराज है यहाँ पे। ननकीराम कंवर की रिपोर्ट आप पेश ना करें तो भी कांग्रेस की गलती है, 2018 के पहले का मामला था तो भी कांग्रेस की गलती। चलिए कोई बात नहीं, कांग्रेस की गलती है। अजय साहब जी, शासनकाल में आरक्षण नहीं मिलता तो उसके दोषी सरकार ही कहलाएगी। चलिए ठीक, मैं आऊंगा आपके जी। अजय जी आऊंगा आपके जी। अजय जी, मेरा सवाल यह था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कब आएंगे? फरवरी में अधिवेशन है तो ऐसा तो नहीं कि आप फरवरी तक का इंतजार कर रहे हैं? 24, 25, 26 उसी के बाद जो है छत्तीसगढ़ के 2023 के चुनाव की तैयारियां शुरू होंगी, शंखनाद करेंगे आप, चुनावी शंखनाद। अजय जी, छत्तीसगढ़ को जो मेजबानी का अवसर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने दिया है, ये निश्चित तौर पर इस प्रदेश के लोगों के लिए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, सबके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। आजाद भारत के इतिहास में कभी अविभाजित मध्य प्रदेश में भी इस तरीके से जो कांग्रेस का प्लेनरी सेशन होता है, जो अधिवेशन होता है, वो कभी नहीं हुआ। अगर छत्तीसगढ़ को चुना गया है तो निश्चित तौर पर हम लोग उस दिशा में तैयारी कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ पूरी देश की कांग्रेस पार्टी 3 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ में रहेगी, छत्तीसगढ़ का आतिथ्य स्वीकार करेगी और हम अपने जो निर्णय होंगे वो हम करेंगे। बात चुनाव मोड की है, आपने जो बात कही, हम तो 2018 में जब हमारी सरकार बनी, हम उसके बाद लगातार चुनाव मोड में ही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं, लगातार मंत्रियों के दौरे हो रहे हैं। बात यहां पर यह आती है कि हमारे मुख्यमंत्री के चेहरे के सामने भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चेहरा होगा? सारे घर के बदल डालूंगा चल रहा है। आदिवासियों की हितैषी अभी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, आदिवासी दिवस के दिन आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को आपने हटा दिया बिना कोई कारण बताए। तो ये आपका चरित्र है। छत्तीसगढ़ के लोग जान रहे हैं, बस्तर का आदिवासी जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से उनके साथ छल किया और किस तरीके से उनको बस्तर की बेटियों को कौशल उन्नयन के नाम पर जो शराब के पैक परोसने का जो इन्होंने वो दिया था, ट्रेनिंग दी थी उस समय, उससे भी बस्तर का आदिवासी जो है वो बहुत ही दुखी है
और निश्चित तौर पर यही कारण है कि आज बस्तर की सभी सीटों में कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है और हम उस जीत को जो है बरकरार रखेंगे। रही बात जेपी नड्डा जी के आने की, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, निश्चित तौर पर हैं, मैं कब मना कर रहा हूं, लेकिन हिमाचल के चुनाव में वो अपना बूथ तक नहीं बचा पाए थे, तो वो जब बस्तर आएंगे तो मेरा निवेदन है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि उनको फीडबैक बहुत अच्छे से दें, क्योंकि जो घटना नहीं हुई होती है वो भी वो अपने भाषण में बोल जाते हैं, तो ये प्रदेश के नेताओं के लिए कहीं ना कहीं ऑकवर्ड स्थिति हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश के नेताओं को उनको ब्रीफ अच्छे से करना चाहिए। पिछली बार 50 से ज्यादा मौतें बता दी थी उन्होंने। ठीक है मुरली साहब, बीजेपी जिस तरह से चुनाव लड़ती है, सेंट्रल एजेंसियां साथ में, लगता है नड्डा के आने से कोई खासा फर्क नजर आता है? क्योंकि नड्डा का बहुत पुराना रिश्ता रहा है छत्तीसगढ़ से, 2008 के बाद जो है प्रभारी बनाए गए थे और लगभग 2-3 साल जितने भी यहाँ के नेता हैं बहुत अच्छा संबंध उनसे रहा है, लेकिन कोई फर्क पड़ेगा नड्डा के आने से? मुरली साहब। आदित्य जी, नड्डा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उनका जो प्रवास है उसका जरूर भारतीय जनता पार्टी पर असर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को गाइडेंस देने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का मौजूदगी में वो भी बहुत अहम भूमिका होगी उनकी। तो मुझे लगता है कि उनका जो प्रवास होगा बस्तर पे, तो एक गाइडलाइन, एक चुनावी टेम्पो जो क्रिएट होना है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर, उसको निर्मित करने के लिए उनका ये जो प्रवास है वो काफी प्रभावी होगा। लेकिन चूंकि नड्डा जी पहले भी यहाँ पे प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन उस समय भी उनका जो बहुत खासा प्रभाव छत्तीसगढ़ में कभी नहीं था। छत्तीसगढ़ में उस समय भी प्रभाव जो था डॉक्टर रमन सिंह के और अन्य नेताओं के थे, तो उस तरह का एक चुनावी प्रभाव डालना, जैसे मोदी का प्रभाव होता है या अमित शाह आने से एक प्रभाव वो जो क्रिएट करते हैं, उस तरह का एक प्रभाव इनका नहीं है। उसके लिए तो यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता है वो बहुत सक्षम है उस बात के लिए। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा असर या बहुत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बूस्टअप के कोई इस तरह का कोई नहीं रहेगा इस उनके प्रभाव। सड़क पर कब उतरेंगे? बंद कमरे में रणनीति बनाते बनाते थक गए, कार्य समिति की बैठक होती है, लगातार दिल्ली में बैठकें हुई, यहां पर ओम माथुर जी आ रहे हैं, बंद कमरों से बाहर निकलिए भाई, अब तो आ जाइए सड़क पर। कब? जनता मांग रही कि विपक्ष उनके साथ है, क्योंकि विपक्ष जो है जनता मानती कि उसका चेहरा होता है विपक्ष। सड़क पर कब उतरेंगे शर्मा साहब? आदित्य जी, लगातार भारतीय जनता पार्टी जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर कार्यक्रम चला रही है, और आप देखे होंगे पिछले दिनों युवा मोर्चा का बड़ा एक धरना हुआ, बड़ा प्रदर्शन यहाँ पे हुआ, उसके बाद बिलासपुर में हुआ। अब लगातार भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम, अब ये जो प्रदेश के अंदर में प्रधानमंत्री आवास जो प्रदेश की जनता को नहीं मिला, वो 11,000 आवास उनको जो मिलने थे वो अभी तक मिल नहीं पाए। उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी लगातार गांव-गांव जारी है और लोगों से फॉर्म भरवा रही कि यदि आपको आपका हक है प्रधानमंत्री आवास मिलने का, वो आपको क्यों नहीं मिल रहा है? क्षमा करिए, वो 11 लाख था, मैं 11,000 बोल, 11 लाख लोगों को यदि आवास मिलना था, वो नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी इसको भी लेकर लगातार लोगों के बीच में जा रही है, और भारतीय जनता पार्टी के 35 संगठन जिले, 403 शक्ति केंद्र और 23,287 बूथ में लगातार काम जारी है। भारतीय जनता पार्टी सरकार की नाकामियों को लेके, सरकार के वादा खिलाफी को लेके, सरकार के हर वर्ग में नाराजगी को लेके लगातार लोगों के बीच में संगठन के माध्यम से जारी है, और ये कार्यक्रम जारी है हमारा। नड्डा के दौरे के पहले एक बहुत बड़ी खबर आ रही है नारायणपुर से। भाजपा नेता को नक्सलियों ने छोटे डोंगर में गोली मार दी है, 8 बजे के करीब सिर में गोली मारी है, और नारायणपुर एसपी ने इस घटना की पुष्टि भी कर दी है। अजय जी, बड़ी घटना है ये हर लिहाज से, क्योंकि बीजापुर में भी 2 घटनाएं बैक टू बैक सामने आई, नारायणपुर में फिर एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। ये हो क्या रहा है? इस तरह एक तरफ आप कहते हैं, मैं आ रहा हूं शर्मा साहब, अजय जी, एक तरफ आप कहते हैं नक्सलिज्म कम हो रहा है, घटनाएं कम हुई है, ये लगातार बैक टू बैक घटनाएं अचानक बढ़ने लगी अजय जी, और अगर नड्डा जी आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर सुरक्षा देने की जवाबदारी भी आपकी है। निश्चित तौर पर सुरक्षा देने की जिम्मेदारी पूरी तरह से हमारी है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से जब झीरम की घटना हुई थी तो डॉक्टर रमन सिंह की जिम्मेदारी थी, उन्होंने परिवर्तन यात्रा को सुरक्षा नहीं दी। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी के प्रथम पंक्ति के नेताओं को अपनी जान देकर के शहादत देनी पड़ी। हम निश्चित करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आपके चैनल के माध्यम से मैं निश्चिंत करता हूं
कि नड्डा जी को और उनकी पूरी सभा को पूरे कार्यक्रम के दौरान सरकार पूरी सुरक्षा मुहैया कराएगी। आप बस्तर में जाएं, इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो पहले भी इससे ज्यादा हुआ करती थी, उसमें 80% तक की अगर कमी आई है तो ये हमारी सरकार की ही कार्य योजना है। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल को देख लें आप, उनका जो गृह जिला है कवर्धा, वो भी नक्सल प्रभावित जिलों की सूची में था। अब क्या है, दो या 3 जिले बचे हैं जहां पर हल्की फुल्की कभी कभी घटनाएं देखने को मिलती है। नक्सली अपनी आमद दिखाने के लिए इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। निश्चित तौर पर घटनाएं 1 हो या 2 हो ये भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ये हुई है तो ये नक्सलियों की कायराना हरकत है, इसकी निंदा करता हूं। और इसी प्रकार हमारे एक जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक भीमा मंडावी जी का नृशंस हत्या उस टाइम में हुआ था। कहीं ना कहीं नक्सली घटनाओं को रोकने में कांग्रेस पार्टी असफल हुई है। और आज आप बता रहे हैं कि नारायणपुर में हमारे किसी पदाधिकारी को, किसी नेता को मार दिया गया। ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का नक्सलियों के ऊपर में कोई दबाव है नहीं और वो घटनाओं को रोकने में नाकाम है। ठीक है अजय जी, बीजेपी की इतनी तैयारी दिख रही है, आपका केवल फोकस किसानों पर नजर आ रहा है। कांग्रेस निश्चित तौर पर जितने भी उपचुनाव है जीतते आ रही है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है। अति आत्मविश्वास तो नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी की रणनीति हर समय तगड़ी रहती है। चुनाव के समय देखिए, क्योंकि आपको सेंट्रल एजेंसियों से भी लड़ना है, जैसा कि आप कहते हैं, बीजेपी तो है ही, नड्डा जी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, कांग्रेस पीछे तो नहीं रह जा रही कहीं तैयारियों में। अजय जी देखिए आदि जी, कांग्रेस पार्टी कहीं पीछे नहीं है। हमारे लगातार संगठन का जो कार्य है वो चल रहा है, सरकार का जो कार्य है वो अपने हिसाब से चल रहा है, और बूथ लेवल तक हमने जो कमेटियां बनाई है उसका भी सत्यापन का कार्य कहीं ना कहीं चल रहा है। हाथ से हाथ जोड़ो जो पदयात्रा है ये हर बूथ तक जाएगी, और हम 2 महीनों में 1,80,000 किलोमीटर की यात्रा करेंगे केवल छत्तीसगढ़ में। हर रोज 10 किलोमीटर की यात्राएं हो रही। तो कांग्रेस पार्टी तो सड़कों में है। भारतीय जनता पार्टी कहां है, इनके मुद्दे क्या है? ये वादा खिलाफी की बात करते हैं, ये उसकी बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी वादा खिलाफी की बात कर रही है, धर्मांतरण की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात कर रही है। इसके अलावा इनके पास मुद्दे क्या हैं? इनका नेता प्रतिपक्ष का बेटा एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म करता है और पूरी भारतीय जनता पार्टी मुंह बंद करके बैठे रहती है। तो ये राजनीति की सूचिता है क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में इन्होंने कुछ घटनाएं गिनाई, लेकिन पेद्दागेल्लूर, सारकेगुड़ा, मड़कम हिड़ में कम नहीं है सूची, अगर मैं भी गिना सकता हूं। लेकिन लोगों की मौत पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा ये घटना निंदनीय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल इसमें राजनीति करने का काम करती है। आपको याद होगा ये वही नारायणपुर है जहां पे भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने के आरोप में जेल में था, जेल में है अभी। जो वहां पर जो स्थितियां निर्मित हुई थी उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता थी। कवर्धा की बात करें, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता थी। जब ये राजनीतिक लड़ाई सीधे ही लड़ पाते हैं तो इस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। इनसे बात करो आप विषय पर तो ये विषयांतर करने का काम करते हैं, धर्मांतरण की बात करते हैं। अरे मैं तो चुनौती देता हूं आपको, 2003 के बाद 2018 तक 15 वर्षों में जितने चर्च डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में बने हैं और जितने धर्मांतरण हुए हैं उतने आज तक कभी नहीं हुए। मुरली साहब, फाइनल कमेंट, नक्सल बड़ा मुद्दा होगा 2023 के लिए, क्योंकि नड्डा के दौरे के पहले अगर घटना हो रही तो निश्चित तौर पर बड़ा मुद्दा बनेगा 2023 के लिए। 2023 के चुनाव में नक्सलवाद तो एक मुद्दा होगा, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा नहीं होगा। बड़ा मुद्दा कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो अंतर है वही होगा। आपस का जो पॉलिसी डिफरेंसेस है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, और जिस तरह से विकास को में एक रोक लगा हुआ है उस पर बहुत बड़ी डिबेट हो सकता है। तो देखिए, आरक्षण, धर्मांतरण और नक्सलिज्म, ये 3 बड़े मुद्दे हैं जो बस्तर के इस बार चुनाव में देखने को मिलेंगे। 2023 नजदीक है, दोनों ही दल लगातार जो है चुनावी शंखनाद में लगे हुए हैं। नड्डा आ रहे हैं, नड्डा के जाने के बाद क्या डिफरेंसेस आता है पार्टी में, किस तरह से बस्तर और सरगुजा को लेकर रणनीति तय होती है, हमारी नजर रहेगी। आप सभी लोग हमारे से जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, अन्य किसी मुद्दे पर कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।